Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs revision program. Right? So let us see कि लास्ट वीक में करंट अफेयर्स में अरुणाचल स्पेसिफिक क्या क्या इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज एक्स समन्वय 1.0 से। ठीक है, एक्स समन्वय 1.0 ये एक सिविल मिलिट्री लिएजॉन कॉन्फ्रेंस है। ये है लोहित ब्रिगेड के अंदर, है ना, लोहित ब्रिगेड, इंडियन आर्मी के लोहित ब्रिगेड के अंदर अंडर द दाउ डिवीजन ऑर्गेनाइज किया गया था, राइट। और ये क्यों किया गया था? इससे सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन को, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में जो हमारे स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि हमारा अरुणाचल, तो यहाँ पे सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉर्डर एरियाज में आप देखेंगे मिलिट्री एक्टिविटीज़ रहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरनल सिक्योरिटी। मिलिट्री एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस लेकिन यहाँ पे तो सिविलियन एरियाज भी है। तो इन सिविलियन एरियाज के साथ साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो क्या होता है? गार्डिंग द बॉर्डर्स बिकम्स अ मच मोर सिंपलर ईजियर टास्क, राइट। तो इन सब चीज़ों के चलते इंडियन आर्मी जो है पीरियोडिकली इस तरीके के एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करता रहता है जहाँ पे सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है, राइट। वन ऑफ दोज इज एक्सरसाइज समन्वय 1.0। ओके, यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है? देखिए, इंडियन आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली, पुलिस, आईटीबीपी, आईटीबीपी आपको पता होगा, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, राइट। पैरामिलिट्री फोर्स है ये, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, राइट। तो इसके साथ साथ ही डिजास्टर और मैनेजमेंट अथॉरिटीज। सो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, दे आर ऑल्सो इंडिकेटिव, ये भी दिखाते हैं कि कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से सेक्टर्स में फोकस किया जाता है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, राइट। इंडियन आर्मी आप देख रहे हैं, civil administration, that shows the civil military cooperation side. Disaster management, correct. So not only are you cooperating on a social level, you're also trying to understand कि यहाँ पे जो frequent disasters होते हैं उनके authorities को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इन दिस पर्टिकुलर समन्वय 1.0, राइट। तो फोकस यहाँ पे था बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस पे, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पे, कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर अप्रोच को जब हम अलग अलग गवर्नेंस के डिपार्टमेंट्स को, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंडियन आर्मी हो गई, है ना, यहाँ पे आईटीबीपी आ गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, इस पूरे चीज को हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच बोलते हैं। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, है ना। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब क्या है कि आप एक एक डिपार्टमेंट के साइलो में नहीं देखते हैं चीजों को, आप सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके, एकजुट करके गवर्नेंस करते हैं। इसी को हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बोलते हैं, है ना। हम लोगों ने गवर्नेंस में इसे पढ़ा होगा अपने क्लासेस में। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे मैंने बोला, फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरनल सिक्योरिटी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर रीजन जो है, यहाँ पे टेरेन, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी कंसर्न, ये सब है, राइट। गिवन द टेरेन की हिमालयस हैं यहाँ पे, हिमालयस आर अनस्टेबल होते हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ये डिजास्टर रिस्पॉन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसके साथ ही अगर ऐसे एरियाज में आपको बॉर्डर्स अच्छे से सिक्योर रखना है तो इस पूरे चीज़ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, सिविल मिलिट्री सिनर्जी का, राइट। यहाँ पे डिजास्टर रिस्पॉन्स बढ़ेगा अगर आप सिनर्जी रखेंगे, ठीक है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच मैंने जैसे बोला, राइट। और स्पेसिफिकली अरुणाचल, क्योंकि यहाँ पे देखिए वी शेयर अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, राइट। यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको पता है 1962 में इंडोसिनो वॉर के टाइम पे, आज हम देखेंगे यहाँ पे तावांग, तेंगा, भालुकपोंग का जो एक्सेस है उसके बारे में भी देखेंगे, राइट। सो दीज एंटायर the entire issue makes it much more important for Arunachal to have these sort of exercises like Samanvay 1.0, right। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखिएगा और कहाँ पे हो रहा है, इसका मकसद क्या है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। राइट, इसके साथ ही अलग अलग ऑपरेशंस इंडियन आर्मी ने किया है। तो इस अलोंग विद दिस वी विल आल्सो हैव अ शॉर्ट लुक इनटू द अदर ऑपरेशंस। बाकी कैसे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी टाइम टू टाइम करता रहता है बॉर्डर एरियाज में। आप लोगों ने सुना होगा समथिंग कॉल ऑपरेशन सद्भावना। यहाँ पे एक सिविल आउटरीच प्रोग्राम था ताकि आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिटी वेलफेयर, इन सब चीज़ों को भी इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व इन दिस इन द बॉर्डर एरियाज, राइट। मिलिट्री सिविल फ्यूजन कैप्सूल्स, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति, है ना, ये एक कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज था अलग अलग फोर्सेस के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। सो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल दी अदर फोर्सेस, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, सब कोई मिलके जो है समन्वय शक्ति किया था उन लोगों ने। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जरूर इनको देख के रखिएगा, ओके, ठीक है, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनअवॉइडेबल कंपोनेंट इन द बॉर्डर एरिया, स्पेशली जो हमारे हिमालयन
स्टेट्स हैं, स्पेशली अरुणाचल में, राइट। सो कभी भी अगर आप सिविल मिलिट्री आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज अ डिजास्टर, आर्मी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, पहला रिस्पॉन्स आर्मी ही करता है, राइट। सो सिविल और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में डिजास्टर डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही आर्मी का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिविलियन कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो इसके साथ ही देखिए एचएडीआर ऑपरेशंस के बारे में बोला गया है। एचएडीआर क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। एचएडीआर, ये टर्मिनोलॉजी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। आप लोगों ने ऑपरेशन दोस्त सुना होगा, ऑपरेशन दोस्त, है ना। जब टर्की सीरिया में अर्थक्वेक हुआ था, तो इंडिया ने यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा था, इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया था, राइट। सो ऑपरेशन दोस्त इज अनदर एग्जांपल ऑफ एचएडीआर। इंडिया जो है टाइम टू टाइम कहीं पे भी अगर डिजास्टर्स होते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स इंडिया कंडक्ट करते रहता है, राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसको हम बॉर्डर एरियाज में भी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, इसी के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अरुणाचल्स क्रिएटिव इकोनॉमी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रिसेंटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने बोला है कि ये जो अरुणाचल का क्रिएटिव सेक्टर है, इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। अरुणाचल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अरुणाचल फैशन वीक, है ना। तो अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, और हमारा स्टेट इतना डाइवर्स है कल्चरली कि ये सब चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दीज प्रेजेंट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, है ना। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं फॉर इम्प्रूविंग आवर इकोनॉमी। इसी के चलते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज सेड कि इस पूरे चीज़ को, ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, राइट। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है, कि व्हाट इज क्रिएटिव इकोनॉमी, ये सब देखेंगे हम। ओके, देखिए इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए बात की गई थी ना, हाई लेवल कमेटी मीटिंग, और यहाँ पे म्यूजिक, फैशन, डिजिटल मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कल्चरल टूरिज्म, इन सब चीज़ों की बात की गई कि इन सब चीज़ों को विच फॉल अंडर क्रिएटिव इकोनॉमी, इन्हें हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, राइट। और इससे क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, यूथ के लिए, वुमेन के लिए, ओवरऑल हमारे स्टेट के लिए इट बिकम्स ग्रेट लेवलर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, करेक्ट। सो डिटेल में देखते हैं कि क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के चलते इन्फ्लुएंसर का टर्म सुना होगा, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके, अलग अलग एजेंडा लेके बातें करते हैं सोशल मीडिया में, अपने ओपिनियंस को लोगों तक रखते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द क्रिएटिव इकोनॉमी। इसके साथ ही यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है। तो अलग अलग म्यूजिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, ये भी क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है ना। इसके साथ ही उसके साथ एसोसिएटेड जो टूरिज्म एक्टिविटीज होते हैं, दैट ऑल्सो, राइट। सो क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है? इट इज द क्रिएटिव इकोनॉमी इज द कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, इंडस्ट्रीज दैट आर बेस्ड ऑन दीज। जो भी इंडस्ट्रीज इन सब चीजों पे बेस्ड है, दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ द क्रिएटिव इकोनॉमी। ओके, राइट। वाई क्रिएटिव इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट? देखिए, क्रिएटिव इकोनॉमी, मैंने बोला कि इट प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। यूनेस्को ने बोला है अराउंड 3.1% कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी का क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से। तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज ग्लोबली 3.1% कंट्रीब्यूट करते हैं, इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। अगर ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो सो इट हैज़ अ वेरी हाई अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स, राइट, जॉब क्रिएशन। इट हैज़ अ वेरी हाई अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, एम्पावरमेंट हो सकता है, राइट, एम्पावरमेंट हो सकता है, और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मेनी अदर पॉइंट्स, राइट। सो इसके चलते क्रिएटिव इकोनॉमी आज के दिन में इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है क्रिएटिव इकोनॉमी का वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स है स्मार्टफोन्स, राइट। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंडिया में ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो चुका है, राइट। सो these also present an opportunity especially for states such as Arunachal, ठीक है। अब अरुणाचल के लिए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्यों है, इसको देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ही रिच है, म्यूजिक ट्रेडिशंस बहुत रिच है, हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल हैंडलूम कल्चर है, अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग कल्चर कुजीन, है ना, शोकेस करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर प्रोवाइड अ वेरी गुड फाउंडेशन फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, राइट। अगर हम इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए, अगर लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर पाए, राइट, आवर जीडीपी विल ग्रो
very very fast. It will provide a lot of opportunities for our people, right? तो यहाँ पे हेरिटेज टूरिज्म में, इंडिजिनस ब्रांडिंग में, डिजिटल कल्चरल कंटेंट में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसा बोला गया है, राइट? ज़ीरो फेस्टिवल का स्पेशल मेंशन यहाँ पे किया गया है, इस म्यूजिक फेस्टिवल, राइट, ज़ीरो में ऑर्गेनाइज होता है। सो यहाँ पे भी जैसे देखा गया कि टूरिज्म सिंपली टू एन्जॉय द फेस्टिवल लोग आते हैं, है ना? आप लोगों ने अलग अलग फेस्टिवल्स का नाम सुना होगा, बर्निंग मैन का नाम सुना होगा। ये जो ग्लोबल फेस्टिवल्स होते हैं, सिंपली उन फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए लोग जाते हैं, राइट? सो टूरिज्म फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेजेस हैं यहाँ पे, राइट? सो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है, राइट? सो इसके लिए क्या चाहिए, देखिए, और एक पॉजिटिव है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है ये लेबर इंटेंसिव है। अब जब एक कॉन्सर्ट का नाम ले लीजिए, जब आप कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे लोग चाहिए आपको, राइट, टू एंश्योर कि ये पूरी तरह अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो, राइट? बहुत सारा लेबर चाहिए आपको, ये लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव से क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगा, राइट? लेबर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, राइट? लेबर इलास्टिसिटी मतलब जितना ग्रोथ होता है उतना ही ज़्यादा लेबर का डिमांड होता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आपको पता है, एक फ़ोन ले लिया, अच्छे से आपने थोड़ा सेटअप कर लिया, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, करेक्ट? तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत लो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बन जाता है, करेक्ट? और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? हमारे स्टेट में बहुत सारे एरियाज़, रिमोट एरियाज़ हैं, लेकिन अगर कनेक्टिविटी ठीक हो जाए, डिजिटल कनेक्टिविटी अगर ठीक हो जाए, तो मैनी पीपल कैन एक्सेस दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हैं, राइट? ओके, सो यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रोल भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, जो भी आप लोग देखते हैं, राइट, ये प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट, टू एंश्योर कि जो कंटेंट यहाँ से निकलता है उसे एक्विटेबली लोगों तक पहुँचाया जाए थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स। ओके, चलिए, सो इसी के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू प्रोजेक्ट वर्तक। ओके, सी प्रोजेक्ट वर्तक का 66th रेजिंग डे हो गया है। 66th रेजिंग डे मतलब 66 रेजिंग डे एक्चुअली 1963 में इसे रीनेम किया गया था। पहले ये 1960 में शुरू हुआ था, ये 1960 में शुरू हुआ था। इसका नाम उस टाइम पे था प्रोजेक्ट टस्कर, ओके, और फिर 1963 में रीनेम होके ये प्रोजेक्ट वर्तक नाम दिया गया। पर ये प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली? सी दिस प्रोजेक्ट वर्तक इज एक्चुअली बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। पता है आप लोगों को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? बॉर्डर एरियाज में रोड मेंटेनेंस का काम करता है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कनेक्टिविटी को जुड़े रखने का काम करता है, राइट? सो प्रोजेक्ट वर्तक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज द बॉर्डर एरियाज इज कंसर्न। 1960s में आपको पता है 1962 में क्या हुआ था, इंडोसिनो वॉर। इसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ओवरऑल स्टार्टेड टू रियलाइज कि बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखना, अच्छे ऑल वेदर कंडीशंस मेंटेन करते रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। और धीरे धीरे ये कनेक्टिविटी का इशू नॉट ओनली इंटरनल सिक्योरिटी बट लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट, बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट के साथ जुड़ने लगा। दैट इज वेयर प्रोजेक्ट वर्तक कम्स इन प्लेस, राइट? तो ये क्या करता है, आज तक प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर अराउंड 2000 किलोमीटर्स के रोड्स जो है बनाए गए हैं बॉर्डर एरियाज में, मेंटेन किए जाते हैं रेगुलरली, राइट? एंड इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कनेक्टिंग। जैसे आपको पता है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, राइट, तो दिस पार्ट ऑफ असम, यहाँ से यहाँ, राइट, सो दिस इज तेजपुर एरिया, ओके, यहाँ पे आपका भालुकपोंग है, तेंगा है, और यहाँ पे तवांग है। तो ये जो रोड कनेक्टिविटी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट अरुणाचल टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, ओके, एंड प्रोजेक्ट वर्तक ओवरसीज दीज काइंड ऑफ कनेक्शंस, ठीक है? सो ये जो पूरा तवांग भालुकपोंग तेंगा एक्सिस है, इसको भी ओवरसी करता है प्रोजेक्ट वर्तक, ओके। सो इन दैट वे इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी। इट स्ट्रेटेजिक रोड जो है आसाम और अरुणाचल में मेंटेन करता है, देयर बाय इट कनेक्ट्स अरुणाचल टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, ओके। ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 2000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एंड स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस, है ना? बॉर्डर एरियाज में, हिमालयस में ओकेजन आपको पता होगा बहुत सारे मंथ्स में क्या होता था पहले कि स्नो की वजह से जो है रोड्स ब्लॉक हो जाते थे, है ना? और तो
प्रोजेक्ट वर्तक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग दिस स्नो रेगुलरली, राइट। आजकल तो वैसे सेला टनल आ गया है तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ गया है, बट इवन दैट विल बी मेंटेन। ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो हियर दी भालुकपोंग टेंगा टावांग एक्सेस बोमडिला और सेला पास के थ्रू, ठीक है, ये मेंटेन होता है यहाँ पे। इंडिया चाइना बॉर्डर में ट्रूप मोबिलिटी अच्छे से हो पाए, कभी भी ज़रूरत हो ट्रूप्स जा पाए। आपको गलवान का इंसिडेंट पता होगा, सो वी हैव टू ऑलवेज बी अलर्ट। ट्रूप्स को हमेशा एट एनी मोमेंट्स नोटिस जाने लायक हो रास्ते इस तरीके से बनाने हैं, है ना, इस तरीके से हमें मेंटेन करने हैं। एंड सो द एंटायर प्रोजेक्ट वर्तक लुक्स आफ्टर दैट एस्पेक्ट। ओके, और इससे आपको पता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी होंगे। इट इज नॉट सिंपली अबाउट द सोल्जर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी, राइट। सो इसके साथ ही ये सिक्योरिटी एनहांस करता है, सिविलियन लाइफ को ये सपोर्ट करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर रिस्पॉन्स में सपोर्ट करता है। कहीं पे भी कुछ भी डिजास्टर हो जाए जल्दी से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, राइट। सो दैट इज एंड वी नो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिमोट एरियाज में, करेक्ट। सो इसके साथ ही ये सिक्योरिटी एनहांस करता है, राइट, एंड फास्टर ट्रूप डिप्लॉयमेंट, यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। ओके, ठीक है, इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली लेट अस टॉक अबाउट फुट एंड माउथ डिजीज। ओके, फुट एंड माउथ डिजीज एक्चुअली क्या है न्यूज़, द न्यूज़ इज दैट इस फुट एंड माउथ डिजीज के ऊपर 7th राउंड ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है अंडर द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे अरुणाचल में जैसे कि रेस्ट ऑफ इंडिया में भी व्हाट आर दीज डिफरेंट डिजीजेज दैट आर प्लेगिंग द कैटल इंडस्ट्री या फिर हमारी एलाइड सेक्टर, है ना। एलाइड सेक्टर आपको पता होगा, एलाइड सेक्टर में क्या क्या आता है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट। सो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जब हम बोलते हैं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मर्स के लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन के लिए, है ना, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, करेक्ट। सो खेती से ही नहीं, आप पशुपालन से भी जो है इनकम रेम्यूनरेशन आप ले सकते हो, राइट, फार्मर्स के लिए। सो दिस फुट एंड माउथ डिजीज जो हमारे कैटल को अफेक्ट करता है, हूव्ड क्रीचर्स को जो अफेक्ट करता है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फुट एंड माउथ डिजीज क्या है। ओके, सो दिस इज द न्यूज़ कि यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ये मैप जो है मैंने ऐसे दे दिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैप्स जो है इंपॉर्टेंट है। आपको रफ लोकेशन पता होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का कि यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एंड ऑल दैट, राइट। सो दिस इज द लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट। ओके, नाउ फुट एंड माउथ डिजीज क्या है, ये हूव्ड क्रिएचर्स को होता है। यहाँ पे देखिए माउथ पे इस तरीके का अल्सर टाइप का एक ये बन जाता है, राइट, इज वेरी डेट्रीमेंटल टू दैट क्रिएचर। ओके, फुट में भी होता है। सो दीज इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें, और इन्हें एड्रेस करने के लिए ही वैक्सीनेशन ड्राइव्स रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं। वन ऑफ दोज सच वैक्सीनेशन ड्राइव्स वाज रिसेंटली कंडक्टेड, राइट। तो ये कंटेजियस वायरल डिजीज है क्लोवेन हूव्ड। क्लोवेन हूव्ड मतलब इस तरीके से, जिनका हूफ इस तरीके का होता है। आपने देखा होगा कैटल का जो है, गाय का जो है इस तरीके का हूफ होता है। तो क्लोवेन हूव्ड एनिमल्स का इस तरीके का वायरल डिजीज होता है, ये फुट एंड माउथ डिजीज वायरस बोलते हैं इसे। कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग्स, मिथुन्स, इन सब में जो है ये प्रोमिनेंट है। एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये सबके सब एनिमल्स जो है एलाइड सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीट से लेकर डेयरी प्रोडक्ट से लेकर सब चीज़ें जो है यहाँ से आती हैं, राइट। सो ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। इज इंपॉर्टेंट कि हम इन सब चीज़ों को एड्रेस करें। ओके, तो यहाँ से सिम्टम्स क्या है, ये फीवर, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, जैसे आपने देखा फीट एंड माउथ में एक्सेसिव सेलिब्रेशन होता है, डिक्लाइन इन मिल्क प्रोडक्शन होता है, राइट। सो इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी एंड लाइफ स्टॉक ट्रेड पोटेंशियल। एंड इससे क्या होगा, फाइनली फार्मर का इनकम जो है, फार्मर इनकम ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू, ठीक है। दैट इज वाई वी मस्ट पे स्पेशल अटेंशन, राइट, फॉर फूड एंड माउथ डिजीज काइंड ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो इससे एनुअल लॉसेस कितना, 20,000 करोड़ का इंडिया में ओवरऑल अगर हम देखें, फुट एंड माउथ डिजीज टाइप के डिजीजेस से 20,000 करोड़ तक का लॉस हो चुका है इंडिया में, राइट, एवरी ईयर। ओके, ये मिल्क प्रोडक्शन इम्पैक्ट करता है, मीट प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट करता है, एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट करता है, राइट। तो इसके वजह से क्या है, रेगुलेशंस भी बढ़ जाते हैं। अगर इंडिया में ज़्यादा फुट एंड माउथ डिजीज टाइप के डिजीजेस होते रहते हैं, तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो कंट्रीज़ को भी पता होता है जहाँ पे ये प्रोडक्ट जा रहा है, तो वो बोलना शुरू करते हैं कि पहले आप सर्टिफिकेशन दिखाओ कि इस पर्टिकुलर मीट को या फिर डेयरी प्रोडक्ट को जो भी आप बेच रहे हैं, इसमें फुट एंड माउथ डिजीज नहीं था। तो ये रेगुलेशन कॉस्ट, और ये रेगुलेशन कॉस्ट मतलब ये कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ा देता है, कंप्लायंस कॉस्ट। और ये कॉस्ट कौन बेयर करता है,
फार्मर को ही बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप सर्टिफिकेशन करना शुरू करेंगे, आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। इससे क्या है, एक्सपोर्ट का फाइनल प्राइस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही फाइनल प्राइस बढ़ जाता है, आपका एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस कम हो जाता है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स है ना, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर आप देखेंगे, सिम्टम्स एंड ऑल दीज थिंग्स सब को रिलेटेड है ना। डायरेक्टली फुट एंड माउथ डिजीज इज को रिलेटेड टू इंडियाज एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव किया जा रहा था, ये जो न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड टू द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 2019 में लॉन्च किया गया था टू कंट्रोल द फुट एंड माउथ डिजीज, राइट, बाय 2025 एंड टू इरेडिकेट इट बाय 2030। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेटा। ये फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल लाइफ स्टॉक ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सो दीज आर द फीचर्स। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ये 2 लाइन मैंने दिया है, इसको देख के रखिएगा फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मिथुन पता है आप लोगों को, मिथुन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट्स सच एज असम एंड अदर स्टेट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर्स, राइट। तो हमें तो बाकी स्टेट से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारे लिए ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ये अफेक्ट करता है, और इसकी प्रोडक्टिविटी अगर कम हो जाती है तो पूरा इकोनॉमी अफेक्ट हो जाता है, राइट। ठीक है। सो दिस इज रीजन वाई फुट एंड माउथ डिजीज इज इंपॉर्टेंट। इसकी बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ओके। तो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऑन अनदर एपिसोड ऑफ अरुणाचल पल्स। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।